Dear UPSC EPFO aspirants, welcome to Success Tree. Today in the series that is 5 MCQs a day, आज हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इस टॉपिक पर एंड मेरा नाम है दीपक ठाकुर एंड मैं आपको इसमें असिस्ट करूंगा. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव ऑल द करेक्ट आंसर्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है. इट्स अ इजी स्टार्ट. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द टर्म दैट इज सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर. ये स्टेटमेंट हमको कौन से एक्ट में मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टॉक्स अबाउट द टर्म सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर? यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स और यू कैन आंसर इन द लाइव चैट इटसेल्फ. ठीक है, तो लाइव चैट में आंसर कीजिए. सो यू हैव 4 ऑप्शंस. इट इज इजी क्वेश्चन एज आई सेड इन अ वेरी बिगिनिंग. ये एक आसान क्वेश्चन है. क्यों? बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं सेम वर्क की या फिर वर्क फॉर अ सिमिलर नेचर, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि अगर सिमिलर वर्क है या नेचर ऑफ वर्क सेम है तो हम बात करने चाह रहे हैं कि इक्वल पे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. और जब आप इक्वल पे का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो बेसिकली हम जिस एक्ट की बात करेंगे वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976. सो इट्स अ इजी क्वेश्चन क्योंकि बाकी सारे सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट है. इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द वर्कर रिस्पेक्ट टू द वेरियस वर्किंग कंडीशन एंड ऑल. इसकी बात करेगा. पेमेंट ऑफ वेजेस, दैट इज टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, कि आपको पेमेंट जो है वो वेजेस का वो टाइमली मिल जाए. नाउ ऐसे ही the option 1 industrial dispute act. Dispute में ही हमें दिख रहा है that it will be mainly talking about the various disputes which may occur between the employee and the employers. ठीक है, so इसका easy answer हमारे पास है B. इसके बाद हम इसकी explanation भी है हमारे पास which you can refer through the PPT PDF जो इसका मैं आपको provide करूंगा in the Telegram channel. तो हमारे Telegram channel पे जाके आप इस PPT PDF को भी access कर सकते हैं. अगर अभी तक आपने enroll नहीं किया है या subscribe नहीं किया Telegram channel को, तो इस वीडियो के description में उसके link है, आप वहाँ पे जाके accordingly इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपको PPT PDF मिल जाएगा टू सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ वर्कर other than a worker on a continuous service under the code on industrial relation is laid off, he shall be paid a compensation. तो बेसिकली अगर ले ऑफ हुआ है, एक वर्कर का ले ऑफ किया गया है जो आपका जनरल वर्कर है, मतलब आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर नहीं है, आपका बदली वर्कर नहीं है, अगर आपका ऑन रोल्स आपके मस्टर रोल के ऊपर वो उस वर्कर का नाम लिखा हुआ है, परमानेंट वर्कर अगर आपका है, और ऐसे वर्कर को अगर आप ले ऑफ करते हो तो कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके लिए क्या कंपनसेशन का प्रोविजन रखता है? ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है. नाउ हमने अदरवाइज अगर इस कंपनसेशन इस प्रोविजन की बात करें, दैट इज ले ऑफ के प्रोविजन की बात करें, तो ये आपके कौन से एक्ट में दिया है ये भी मुझे बताइएगा. द प्रेजेंट एक्ट. तो you can give that answer in the chat box or in the description or in the comment section also. क्वेश्चन के अगर हम इस क्वेश्चन पर आए तो ये कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है, और कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन बात करता है कि अगर ऐसे किसी वर्कर को आप ले ऑफ करते हैं जो कि परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में है, तो वहां पर आपको उसको 50% ऑफ उसके बेसिक वेजेस देने पड़ेंगे प्लस डियरेंस अलाउंस. तो डियरेंस अलाउंस और बेसिक वेजेस का जो 50% निकलेगा वो उसको एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा. मतलब अगर मैं एम्प्लॉई हूँ विद यू इन द मे ऑफ जून, आई एम कंसिडर टू बी अ परमानेंट एम्प्लॉई, और अगर आप मुझे ले ऑफ करते हैं, मुझे आपने नोटिस दिया कि भाई आपको हम 45 डेज का नोटिस दे रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली यू विल बी ले ऑफ. एंड सो मेरे पास जो टाइम रहेगा, सो अगर मेरे को ले ऑफ करने के बाद आपने बोला कि भाई जुलाई अगस्त के लिए मैं आपको ले ऑफ कर रहा हूँ, तो मतलब इस पीरियड में आप मुझे सैलरी नहीं देंगे. सो द आइडिया विल बी दैट इज टू पे 50% ऑफ द वेजेस. तो आपको मुझे यहाँ पर 50% ऑफ द वेजेस जो है वो पे करने होंगे. ठीक है, सो मतलब इसमें ये विन विन सिचुएशन रहती है फॉर द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर बोथ. दोनों को विन विन सिचुएशन है. कैसे? वो इस तरह से कि एम्प्लॉयर को, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा फॉर द वेरियस रीजंस, जैसे सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया, फ्लड हो गया, फैक्ट्री नहीं चल पा रही, मशीनरी खराब है तो फैक्ट्री बंद रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में पूरी सैलरी देने से बच के हाफ देने पड़ रही है. एम्प्लॉय जिसको अदरवाइज एम्प्लॉयर निकाल भी सकता था विद अ नोटिस, वो नहीं निकाल रहा है, तो एम्प्लॉय को भी 50% एटलीस्ट वेजेस मिल रहे हैं जो उसको अदरवाइज वो लूज कर जाता. सो ये क्राइटेरिया सेम रखा गया है इन द कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो. इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो आंसर हमारे पास इसका बी ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट चलें अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए एंड डिस्कस करें. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इट टॉक्स अबाउट एन अवार्ड. नाउ अवार्ड सेटलमेंट हमें डिफेंस होता है, ध्यान रखना इसका बात का. सो यहाँ पे बात है एन अवार्ड एज डिलीवर्ड बाय अ ट्रिब्यूनल और अ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल shall become enforceable on the expiry of.
देखो पहली बात, तुम क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन मैं इसका बता दूं कि ये क्वेश्चन आया क्यों। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपका कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसमें एक क्लॉज ऐड किया और जिसमें बोला कि अगर ट्रिब्यूनल, बिकॉज नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेटअप करने की बात है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ये बेसिकली बहुत ये काम करते हैं उन केसेस पर, या इनके पास ऐसे केसेस जाते हैं जो इकोनॉमिक नज़रिए से नेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बड़े केसेस होंगे, बड़े इंडस्ट्रीज़ के केसेस होंगे जहाँ पे वर्कर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या केटर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। सो ऐसे केसेस इनको रेफर किए जाएंगे। सो अब वहाँ पे क्लॉज ऐड किया गया कि भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट की या फिर बेसिकली नेशनल गवर्नमेंट की अगर क्षमता ना हो, तो उस जजमेंट को, उस अवार्ड को आपको देने के लिए, तो वो इसमें कुछ डिले कर सकते हैं गिवन टू सिचुएशन। एक तो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी नहीं है इस लायक कि आप उतना पे कर सकें, बिकॉज अगर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दे दिया कि भाई आपको इतने 100 करोड़ रुपए का कंपनसेशन डिवाइड करना है अमॉन्ग द वर्कर, तो मे बी द डिपार्टमेंट मे नॉट बी हैविंग दैट मच मनी, सो फॉर दैट पर्पस उसमें डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट का प्रोविजन भी है। सो इसलिए ये क्वेश्चन बना, ठीक है, बिकॉज इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई कि भाई कैसे जो आपका नेचर ऑफ लॉ है, या जो आपका बेसिक नेचर ऑफ लॉ है, वो कहता है कि भाई सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, तो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट इसको जजमेंट को इम्प्लीमेंट होने से पुश कर सकती है आगे। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, कंट्रोवर्सी इसके अराउंड रही है, तो इसलिए क्वेश्चन बन गया हमारा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई कब से ये जो अवार्ड है ये कब से इसको देना मैंडेटरी हो जाएगा, मतलब कितने टाइम के बाद आपको ये अवार्ड दे ही देना है। तो जितना भी कंपनसेशन इसने दिया या जो भी जजमेंट आया वो आपको कब तक दे देना है, तो आपके पास जो विंडो रहता है दैट इज एक्सपायरी ऑफ 30 डेज रहता है। एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, नाउ फ्रॉम द डेट ऑफ, दो डेट्स पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डिलीवरी ऑफ द अवार्ड एंड कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। देखो डिलीवरी ऑफ द अवार्ड मतलब जिस दिन ये जजमेंट पास हुआ, लेकिन बिकॉज इट रिक्वायर अ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कि ये फाइनल डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए कि भाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है और आपने रिसीव कर लिया है, नाउ रिसीव कर लिया तो आपको इंप्लीमेंट कर देना है। तो एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन है, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड। सो द आंसर इज बी फॉर दिस, दैट इज 30 डेज, 30 डे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द ऑर्डर। ये जिस दिन डिलीवर हुआ है उस दिन से लेके कम्युनिकेशन तक की बात यहाँ पे आती है, ठीक है। तो बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। So question talks about the which of the following statement is correct with respect to कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोई कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के नज़रिए से हम देखें तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कोड। नाउ ये कोड बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमने सिंपल ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेबिलिटी। नाउ पहली स्टेटमेंट बात करती है कि द कोड शेल अप्लाई टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है, बिकॉज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का नया कोड बनाने का या इसमें कई सारे प्रोविजंस को ऐड करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम ऐसे वर्कर को भी जोड़ लें जो अदरवाइज मार्जिन्स पे पड़ा हुआ है या जिसको किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, जैसे आपके नए टाइप ऑफ एम्प्लॉय, जैसे ग्रीक वर्कर्स, जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स और आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। तो इनको भी आप जोड़ सकें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं तो इनको आपको फॉर्मल सेक्टर में लेके अगर लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट सोशल सिक्योरिटी वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो और इसमें अगर आपने मेरे लेक्चर्स कवर किए तो यू मस्ट बी अवेयर कि इसमें तरीका रखा है ये गया है कि वो वर्कर खुद से सेल्फ डिक्लेयर कर दे कि भाई मैं अनऑर्गेनाइज में काम करता हूँ और मुझे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट चाहिए। तो ये सबसे इजी वे है टू गेट द वर्कर, बिकॉज अदरवाइज अगर आप रूल्स रेगुलेशन के थ्रू उसे रीच करना चाहोगे तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहला ही इसी ले रहा है, बिकॉज वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की पहुँच नहीं होती, ठीक है। जैसे किसी पंचर लगाने वाले की शॉप, किसी ऑटो मैकेनिक की शॉप, तो आप कहाँ ढूंढेंगे उसे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एम्प्लॉयर कौन है और वर्कर कौन है। सो इन दैट केस ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है। अब यहाँ पे यूपीएससी ट्रिक ये खेलता है कि तुम्हें दो ऑप्शन दे देता है, एक में लिखा होता है अप्लाई टू द अनऑर्गेनाइज वर्कर और दूसरे में लिखता है अप्लाई टू द अनऑर्गेनाइज वर्कर ओनली। तो जब यहाँ पर ओनली जैसे वर्ड आ जाएं या नन जैसे वर्ड आ जाएं, जहाँ पे लिमिटेशन आ जाए, उन ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए, वरना गलती यहाँ पे होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ए रहेगा इस फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट शेल फिक्स द फ्लोर वेजेस। नाउ ये फ्लोर वेजेस हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू मिनिमम वेजेस, तो नेशनल मिनिमम वेजेस जो है वो कौन सेट करेगा? ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का, कोड ऑन वेजेस का एस्पेक्ट है ना। कोड यहाँ पे जो फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेजेस है, ये नेशनल मिनिमम वेजेस का क्राइटेरिया यहाँ पे मेनली आता है। तो फ्लोर वेजेस क्या है? मतलब एक बेस लेवल कि भाई अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई बिहार इतना पे कर रहा है, यूपी इतना पे कर रहा है, राजस्थान इतना पे कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इस लाइन से ऊपर पे करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर दी है। दैट इज इस लाइन के नीचे किसी का फ्लोर वेज नहीं होना चाहिए। तो आपने ये फ्लोर बना दिया कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर ऊपर है ना, इसके नीचे कोई आंध्र प्रदेश को लेके मैं इसके नीचे जो है वो फ्लोर वेज नेशनल मिनिमम वेजेस दूंगा या मिनिमम वेजेस दूंगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप नीचे नहीं जा सकते हैं इस फ्लोर वेजेस के, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश को इसके ऊपर आना पड़ेगा, या और ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। केरला बोले मैं और ऊपर जाऊंगा, गुजरात बोले मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा, तो अकॉर्डिंगली दे कैन गो फॉर दिस, बट इससे नीचे जाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आंसर तो बड़ा इजी सा है इसका, बट कॉन्सेप्ट आपको और मैंने समझा दिया है। दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द वेजेस एट और दे कैन इंक्रीज द मिनिमम वेजेस, बट दे कैन नॉट रिड्यूस द मिनिमम वेजेस फ्रॉम द लेवल ऑफ द फ्लोर वेजेस। फ्लोर वेजेस से नीचे नहीं आप जा सकते। तो आंसर हमारे पास इसका है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये फ्लोर वेजेस जो है डिसाइड करती है। आई होप आपके सारे के सारे आंसर जो हैं वो करेक्ट हुए होंगे। अगर आपको किसी भी आंसर में कन्फ्यूजन है तो सबके एक्सप्लेनेशन भी इस पीपीटी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। एंड अगर किसी भी तरह की मिस्टेक अभी भी कर रहे हो या कोई वीकनेस लग रही है और यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस, बिकॉज अब भी लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे वीकनेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अपने हर एक आंसर को रिवेल्युएट करना है। अगर कोई आंसर गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को रिविजिट करो, उस टॉपिक को फिर से कवर अप करो। And for that purpose we have the playlist and the courses, you can accordingly ask for that. Contact number आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और for being a teacher and your mentor for the social security, industrialization and labor law, I am giving you my mail ID also, so you can contact me here directly, but it is specifically for the admin queries। ठीक है, ये आपके सॉरी एकेडमिक क्वेरीज के लिए, एडमिन क्वेरी के लिए आपके कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे wisdom.deepak@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू एट दिस क्रूशल मोमेंट, बिकॉज आज जो है अब आपके 3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं रह गया इस एग्ज़ाम के लिए। तो बिकॉज अब जो भी कमी रह गई उससे दूर करिए और फटाफट से अपने एग्ज़ाम को एक नेक्स्ट लेवल पे, अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ठीक है, दिस इज ऑल विद दिस ऑल विशेस फ्रॉम माई साइड। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।